कहानी की शुरुआत होती है तो हमें रूस के शहर मॉस्को में ओलेग नामी आदमी और एलियाना नामी औरत दिखाई जाती है। दोनों ही एक लेविश रेस्टोरेंट में थे। असल में दोनों की ब्लाइंड डेट थी। बातों बातों में दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। कहानी में ये नहीं बताया गया कि ये कौन सा साल है, मगर ये भविष्य है, क्योंकि सब कुछ बहुत आधुनिक हो चुका है। एलियाना ओलेग से उसके बारे में पूछती है कि वो क्या करता है। ओलेग जवाब में कहता है कि मैं मिलिट्री में हूँ। एलियाना को विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि एक सैनिक इतने महंगे रेस्टोरेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर ओलेग बताता है कि मेरे पिता एक अमीर इंसान है, इसलिए। खैर, बाद में दोनों होटल रूम में एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पेरिस पर, जहां अभी अभी एक पैसेंजर प्लेन लैंड करने वाला था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर अचानक से पावर चली जाती है और प्लेन में जितने भी लोग थे एक साथ ही मर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूरे पेरिस में अंधेरा छा गया और शहर के सभी इंसान भी खत्म हो जाते हैं। मगर इससे भी डरावना ये था जब हमें पृथ्वी का व्यू दिखाया जाता है। असल में ये सब लगभग पूरी दुनिया में हो चुका था। सिर्फ ईस्टर्न यूरोप के एक खास इलाके को छोड़कर वहां अभी तक सब जिंदा थे। अब ओलेग को पता चलता है कि मॉस्को में जो ड्रोन सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं वो हवा में रुक गए हैं। हालात काफी अजीब थे। आधे से भी ज्यादा इंसान पलक झपकते ही खत्म हो चुके थे। ये लोग होटल लॉबी में जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग वहां खड़े न्यूज सुन रहे थे। न्यूज रिपोर्टर बताती है कि हो सकता है ये सब कुदरती हो। शुरू में ऐसा लगा शायद ये कोई टेररिस्ट अटैक है, मगर फिर बाद में पता चला कि हमारा बाकी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। अभी तक काफी लोग समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या और न्यूज में ये सब क्या बताया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है मेजर रीस पर, जो अपने टीम के साथ मिशन पर निकलते हैं। उनके साथ टीम में एक रिपोर्टर जेनिफर भी थी, ताकि अगर उन्हें कोई सबूत या इंफॉर्मेशन मिले तो वो उसे रिकॉर्ड कर सके। सरकार ने इस एरिया में बहुत सारे ड्रोन्स ऑलरेडी भेजे थे, मगर उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। ये रूस का ही एक इलाका था, मगर यहाँ भी ब्लैकआउट हो चुका था। अब ये टीम इस बात का पता लगाने जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि इंसानों की अचानक से मौत। ये सारे सैनिक पहले तो इस इलाके के एक मार्केट में जाते हैं। दिल दहला देने वाला नजारा इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ जितने भी इंसान थे अब मर चुके हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर जिंदा चीज, क्योंकि वहाँ टैंक में जो मछलियाँ थी वो भी मरी पड़ी थी। अजीब बात ये थी कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे ये पता चले कि ये किसी ने किया। और तहकीकात करने के लिए ये लोग वहाँ के अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हैं। तभी अचानक से वो सब एक सैनिक की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। उस पर हमला हुआ था। सभी उसकी तरफ भागते हैं। जब तक वो वहाँ पहुँच पाते, वो जो कोई भी था या जो कुछ भी था वो भागने में कामयाब हुआ। वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि वो ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाता है, उसे कुछ नहीं होता। और जब सैनिक गोलियां चलाते हैं तब भी उसे कुछ नहीं होता और वो वहां से गायब हो जाता है। उसने जिस सैनिक पर हमला किया था वो उसकी गन भी ले गया था। इस आदमी का नाम साशा है। साशा ने उसे नहीं देखा। अब कहानी 1 महीने आगे की दिखाई गई है। दुनिया बदल चुकी थी। आधे से भी ज्यादा इंसान मर चुके थे, इसलिए बचे कुछ इंसान इसे दुनिया का अंत मानने लगे। आम जनता बेकाबू हो रही थी। अब रशिया ही बचा था जो हालात को कंट्रोल कर सकता था। खैर, सरकार लोगों को समझाने और शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर लोगों को यही लग रहा था कि सरकार इनसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद हमें एक आदमी योरा दिखाया जाता है। योरा एक सिविलियन है। उसने अभी तक शादी नहीं की। उसकी माँ को अल्जाइमर भी था। खैर, योरा को सरकार की तरफ से एक लेटर मिलता है, क्योंकि अब रूस के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं तो उन्हें और सैनिकों की जरूरत थी, यहाँ तक के सिविलियंस की भी। हालात को देखते हुए योरा मिलिट्री को ज्वाइन करता है। कुछ दिन इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अब योरा को जिस टीम में रखा जाता है उसमें ओलेग भी होता है, वही बंदा जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था। ये सभी बहस पर होते हैं कि तभी हाई रैंक के कुछ ऑफिसर्स आते हैं। मिशन के बारे में मेजर रीस और कर्नल मरीना इन सैनिकों को सारी जानकारी देती है। मरीना बताती है कि दुनिया के जिन इलाकों में अंधेरा है वो क्वारंटीन कर दिए गए हैं।
जबकि मॉस्को का कुछ हिस्सा बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड में अभी तक ब्लैकआउट नहीं हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ इंसानी जानें इतनी नहीं गई। अजीब ये है कि मैप पर देखने पर यह एक सर्कल जैसा लग रहा है और इसे नाम भी द सर्कल ऑफ लाइफ दिया गया। दुनिया में बस यहीं पर जिंदगी है, बाकी सब तकरीबन खत्म हो चुका है और अब हमें जानना है ये सब क्यों हुआ, किसने किया और इससे कैसे बचा जा सकता है। अब जहाँ जहाँ इंसानों की मौत हुई है, जांच करने पर पता चलता है कि उनकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हुआ और उसी से इनकी मौत हुई। ये सीधा दिमाग पर असर करती है। हैरानी की बात यह है कि ये न्यूरोटॉक्सिन खुद इंसानी शरीर ही बनाता है। कर्नल मरीना सभी सैनिकों को कहती है कि उनका अगला मिशन ये है कि उन्हें क्वारंटीन जोन में जाना होगा और वैज्ञानिकों के लिए कुछ क्लूज ढूंढने होंगे ताकि पता चल सके आखिर ये न्यूरोटॉक्सिन बन क्यों रहा है। साथ ही उन्हें मॉस्को के उस इलाके में जाना है जहां ब्लैकआउट है और वहां से रिसोर्सेज भी लाने हैं क्योंकि उनके रिसोर्सेज अब खत्म हो चुके थे। मरीना कहती है कि उन्हें बहुत ही एहतियात से सब करना होगा क्योंकि इससे पहले भी वहां बहुत से टीम्स को भेजा गया था मगर कोई भी वापस नहीं आया और ये लोग इनकी आखिरी उम्मीद है। अब सभी मिशन के लिए रेडी होने लगते हैं। ओलेग देखते हैं कि कैसे आम लोग भी वॉलंटियर कर रहे हैं। इन्हीं में वो एलियाना को भी देखती है। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि उन पर अटैक होने वाला है, इसीलिए सभी सैनिक चौकन्ना हो जाते हैं। तभी बेस की पावर भी चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से ये दुश्मन को देख नहीं पाते मगर कमांड स्टेशन से इन्हें बार बार ये बताया जा रहा था कि दुश्मन तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है और वो साइज में इंसानों से बड़े हैं। मेजर रीस फ्लायर गन चलाता है ताकि वो देख सके। तभी एक घातक हमला होता है। सभी सैनिक गोलियां चलाते हैं और सीन कट। सुबह होती है तो दिखाया जाता है कि कल रात वाले हमले में काफी सैनिक मारे जा चुके हैं और ये भी पता चलता है कि वो हमला बालुओं ने किया था। अब बालू ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते, ये सैकड़ों की तादाद में थे। खैर ओलेग और योरा दोनों ही इस हमले में बच गए थे, बस ओलेग का पैर जख्मी हुआ था। जेनिफर नामी रिपोर्टर ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ओलेग का पैर जख्मी था इसलिए उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये देखकर उसे हैरानी और खुशी दोनों होती है कि असल में एलियाना एक डॉक्टर है। एलियाना उसका इलाज करती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ मरीना रीस को बताती है कि उन्हें नहीं पता ये सब कैसे मुमकिन है मगर ऐसे लोग जो क्वारंटीन जोन में थे उनकी तादाद बहुत कम है। हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। वो बिल्कुल किसी सेंसर्स की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह कोई सेंसर सिग्नल को पकड़ता है, इनका माइंड भी कुछ सिग्नल रिसीव कर रहा है जो इन्हें ऐसे बिहेव करने के ऑर्डर्स देता है और हमें जानना होगा ये सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं। साशा नामी एक सैनिक इन्हें मिला जिसे ये सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये वही सैनिक है जिस पर मिशन के दौरान किसी चीज ने हमला किया था। तभी से साशा को एक अजीब से आदमी के सपने आते हैं। खैर अब हमें साशा दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट था। पहले तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में वो बहुत से इंसानों और फिर एक आदमी को बार बार देख रहा था मगर उसका चेहरा वो देख नहीं पाता। और जैसे ही साशा की आंख खुलती है उसके सामने रिचर्ड नाम का एक लड़का खड़ा था जो उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर किसी इट ने भेजा है। ये इट क्या है बाद में पता चलेगा मगर वो साशा को समझाता है कि जो हमला पृथ्वी पर हुआ है इसके 3 स्टेजेस होंगे। पहले स्टेज में मुकम्मल अंधेरा और जिंदा चीजों की मौत। दूसरे स्टेज में उन सभी जिंदा चीजों को खत्म करना जो पहले स्टेज में जिंदा बच गए। तीसरे में बचे कुछ इंसानों के दिमाग को अपने काबू में लेना और उन्हें कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करना। पर अगर साशा चाहे तो वो ये सब रोक सकता है। साशा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और वो उसे वहां से जाने को कहता है। उसकी आवाजें सुनकर जब सैनिक वहां आते हैं तो उन्हें रिचर्ड नजर नहीं आता, वो सिर्फ साशा को नजर आ रहा था। इसके बाद वो वहां से गायब। उधर योरा अपने टीम के साथ मिशन पर निकलता है जहां जेनिफर उसे न्यूज के लिए कुछ सवाल पूछती है। योरा बताता है कि मैं पहले कैब ड्राइवर हुआ करता था मगर अब मुझे लगता है कि ये काम सबसे अहम है, आम लोगों की मदद करना। खैर अपनी मंजिल पर पहुंचकर ये देखते हैं कि उस जगह की इमारतें अजीब तरह से तबाह हुई है जिसका मतलब कि स्टेज 3 शुरू हो चुका है जिस वजह से लोगों में खौफ और डर बढ़ रहा है।
और हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। सरकार लोगों को यकीन दिलाती है कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर लोगों का यही मानना था कि उनके लीडर्स उनसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स के टीम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ताकि वो इलाके को जल्दी से एक्सप्लोर कर सके। जेनिफर योरा के टीम में थी। इन्हें टीम 7 का नाम दिया गया था। इस सब के बावजूद योरा और जेनिफर में दोस्ती हो जाती है, बल्कि प्यार भी। फिलहाल ओलेग इनसे अलग हो चुका था, वो टीम 4 में था। टीम 4 का एक सोल्जर कंटेनर ओपन करते हुए जख्मी हो जाता है, इसलिए सभी उसे घर में ले आते हैं। तब टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि जब तक कोई डॉक्टर नहीं आता तब तक वो यहाँ इंतजार करेंगे। अगले दिन एलियाना वहां पहुंच जाती है, जख्मी सैनिक का इलाज करती है। वो बताती है कि उसे मॉस्को वापस ले जाना होगा क्योंकि उसका जख्म काफी खराब हो चुका है। वहां दूसरी तरफ टीम 7 एक बिल्डिंग में स्टे कर रहे थे। योरा जब विंडो से बाहर देखता है तो सामने स्टोर का डोर ओपन था। कल रात की रिकॉर्डिंग देखने पर इन्हें पता चलता है कि कल रात ये दरवाजा खुला नहीं था। इसका मतलब कि यहाँ कोई और भी है, इसलिए जांच करने के लिए ये उस मार्केट में जाते हैं। इन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता, मगर हाँ, ये वहाँ ट्रैप सेट करते हैं कि अगर यहाँ कोई आएगा तो वो ट्रैप में फंस जाएगा। ट्रैप सेट करने के बाद सभी वापस से बिल्डिंग में चले जाते हैं और इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते रात हो गई। अचानक से इनका एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया। ये सभी अंदर जाने वाले थे, मगर योरा जेनिफर को वहीं रुकने का कहता है। उसे फ्लायर गन भी देता है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इसे फायर करना। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद जेनिफर भी सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए उसके पीछे जाती है। खैर, स्टोर में उन्हें बच्चा मिलता है जो कि ट्रैप की वजह से जख्मी हो चुका था। वो उसकी मदद करते हैं, मगर जैसे ही बच्चे को होश आता है वो एक सैनिक का नाइफ छीन लेता है और उसे मार देता है। अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बाकी के सैनिक उसे मार देते हैं। सीड मॉस्को के हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। साशा बाहर आया था तो उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है जो उसके सपने में बार बार आ रहा था। वो खुद को इड बताता है और कहता है कि मैं ही तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। वो साशा को कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम रोक सकते हो, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। साशा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। तब इट उसे अपना फेस दिखाता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं और सिर्फ मैं ही तुम लोगों की मदद कर सकता हूं। तभी कर्नल मरीना कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। वो इट को सरेंडर करने को कहती है। अचानक से मरीना के सैनिक उस एलियन के बजाय उसी पर गन पॉइंट करते हैं। मरीना को अंदाजा हो जाता है कि इट में ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। इट कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। जब मरीना पूछती है कि तुम कौन हो तो इट बताता है कि तुम इंसान हमें देवता कहते हो और मेरे जैसे लाखों शक्तिशाली देवता पृथ्वी पर आने वाले हैं। तुम लोग उसे नहीं रोक पाओगे। मजबूरी थी, इसलिए मरीना उसकी बात सुनती है। इट बताता है कि मैं जिस ग्रह से आया हूँ उसका सूरज मर रहा है, इसलिए हमारे लोगों ने एक नए सोलर सिस्टम की तलाश शुरू की और आखिर में वो हमें मिल गया। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां हम आसानी से रह सकते हैं, मगर इस सफर में हमें 2 लाख साल लगने वाले थे। मुझे और मेरे भाई रा को बहुत साल पहले भेजा गया था और अब हमारा अंतरिक्ष यान पहुंचने वाला है। हमारा काम था पृथ्वी को हमारे लोगों के जीने लायक बनाना। आज से कई हजार साल पहले जब हमें इस ग्रह का पता चला तो यहाँ इंसान नहीं थे बल्कि यहाँ कुछ और था, इसलिए हमने वहां से इंसान का डीएनए यहाँ भेजा। असल में तुम लोग तो एक बायो वेपन हो, तुम्हें हमने ही बनाया है। बस तुम लोगों में वो शक्तियां नहीं जो हम में है, मगर तुम लोग हद से आगे बढ़ गए, इसलिए तुम्हें मिटाना भी जरूरी हो गया था। बाकी बचे इंसानों को बख्श दिया जाएगा, मगर मेरा भाई रा अपने रास्ते से भटक चुका है। वो सभी को मिटाना चाहता है। हालांकि शुरू से हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। इस दुनिया पर इंसान का भी हक है, पर अब हमें रा को रोकना होगा और ये सिर्फ हम साशा की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि जब आखिरी बार उसका और रा का संपर्क हुआ था तो दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया और सिर्फ वही जानता है कि रा हमें कहाँ मिलेगा। खैर, यहाँ से कहानी सोल्जर्स पर शिफ्ट होती है।
अब होता कुछ यूं है कि वो सभी इंसान जो जिंदा बच गए थे उसे अब रा कंट्रोल कर रहा था, तो वो इन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं ज़ॉम्बीज की तरह, और इस तरह जंग छिड़ जाती है। मगर उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी क्योंकि लोग बड़ी तादाद में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। योरा जेनिफर को फ्लायर गन चलाने को कहता है, मगर तभी ये लोग आसमान में और भी फ्लायर्स नोटिस करते हैं, यानी कि जितने भी टीम्स वहां गए थे सभी को मदद की जरूरत थी। और मुसीबत ये थी कि इस समय कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मजबूरन योरा जेनिफर और अपने कुछ साथियों को लेकर एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। योरा मदद के लिए संदेश भेजता है कि उन पर सिविलियंस की तरफ से हमला हुआ है, जिससे मरीना को इट की बात पर विश्वास हो गया कि राउंड सभी इंसानों के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तब इट कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो। अब इट साशा और अपने पार्टनर रिचर्ड को लेकर निकल जाता है। इट साशा को बताता है कि अपने ग्रह पर वो मरते नहीं थे जब तक कोई खुद उन्हें ना मार दे। फिर वो साशा के माइंड से कनेक्ट करके रा की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। मेजर रीस वहां आते हैं तो वो कहता है कि मुझे इट की बातों पर भरोसा नहीं, मगर तभी मरीना उन्हें समझाती है कि उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ योरा अपने टीम मेंबर्स को ढूंढने का डिसाइड करता है। रास्ते में उन्हें जो भी सिविलियन मिलते उन्हें वो शूट कर रहे थे। ये सब देखकर जेनिफर रोने लगती है, उसे ये ठीक नहीं लग रहा था। तब योरा उसे याद दिलाता है कि कैसे उस छोटे बच्चे ने उनके साथी को मार दिया था। इनके दिमाग पर किसी और का कंट्रोल है, अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो ये हमें खत्म कर देंगे। इसी बीच योरा जख्मी भी हो जाता है। जेनिफर और बाकी सैनिक उसे एक गैराज में ले आते हैं जहां उन्हें कार भी मिल जाती है। वहां इट और रिचर्ड साशा को बेस पर ले आते हैं, मगर साशा कहता है कि मुझे डर है, अगर मैं रा को ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे ढूंढ लेगा। कुछ देर बाद बेस पर हमला होता है और जितने भी सोल्जर्स वहां थे वो मारे जाते हैं, यहाँ तक कि साशा भी। इट को अंदाजा हो चुका था, इसलिए उसने साशा को वहां छोड़ दिया। वैसे भी अब उसे रा की लोकेशन मिल चुकी थी। मरीना इट पर गन पॉइंट करती है और पूछती है कि तुम जानते थे इस सब के बारे में। इट कहता है कि हाँ मैं जानता था, रा साशा को देख चुका था और वो उसे जरूर मारता। अगर साशा हमारे साथ होता तो हम सब भी मारे जाते, इसलिए मैंने ये सब किया। अगली सुबह योरा और जेनिफर एलियाना और ओलेग को ढूंढ लेते हैं। उनके टीम के भी बस कुछ ही मेंबर जिंदा थे। अब इनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद वहां मेजर रीस और उसकी सेना पहुंच जाती है, जिनके पास टैंक थे। इन्हें एक शहर से गुजरना था। असल में इट को लिए ये उस जगह जा रहे थे जहां रा है और सारे इंसानों को कंट्रोल कर रहा है। रीस कहता है कि हैरानी की बात है, रा ने अब तक उन पर हमला नहीं किया, तो इट कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मैं बेस के हमले में मारा जा चुका हूँ। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी सिविलियंस इन पर अटैक करते हैं, मगर ये सभी उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लोकेशन पर पहुंचकर इट योरा और कुछ सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है और कुछ नीचे पहरा देने के लिए रुक जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर भी सिविलियंस मौजूद थे जो इन पर हमला करते हैं, मगर किसी तरह उनसे बचकर ये लोग छत पर पहुंच गए जहां हम रा को देखते हैं। योरा अचानक से उस पर हमला कर देता है, मगर रा के सामने वो टिक नहीं पाता, जिसके बाद रा और इट में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही शक्तिशाली थे। खैर फाइट के दौरान ही एक ब्लास्ट होता है जिससे रा डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो इसी बात का फायदा उठाकर इट रा के चेस्ट में लगे एक डिवाइस को निकाल देता है। इसी बीच योरा ऊपर आ चुका था और वो उसके चेस्ट में ग्रेनेड रख देता है। रा की डेथ हो जाती है और उसके मरते ही जो भी लोग उसके कंट्रोल में थे उनकी भी मौत हो गई। इट कहता है कि उनका अगला मिशन उस शिप को रोकना है जो यहाँ पहुँचने वाला है। अब दुनिया में सिर्फ यही कुछ इंसान जिंदा है। अब इन सबको जिंदा होने की कोई खुशी भी नहीं थी क्योंकि पूरी इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। इट उन्हें समझाता है कि इंसान का मरना जरूरी था क्योंकि इट यहाँ का गॉड बनना चाहता था। वो कहता है कि जब मैं तुम लोगों को बचाता तब तुम लोग मुझे अपना मसीहा समझते, मैं अकेले ही तुम लोगों पर राज कर सकता था, लेकिन रा ने सब कुछ खराब कर दिया। उसने सारे इंसानियत को खत्म करना चाहा था कि वो आने वाले एलियंस के लिए रास्ता साफ कर सके। ये सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इट ब्लैकआउट को रोक सकता था, अनगिनत मौतों को रोक सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया।
वो चाकू लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी इट सामने से हट जाता है और चाकू मरीना को लग जाता है। उसकी तो मौत हो गई। ये देखकर ओलेग को गुस्सा आता है और वो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर योरा उसे रोकता है और कहता है कि पृथ्वी को बचाने की इकलौती उम्मीद इट है। मगर ओलेग नहीं मानता और फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए जेनिफर उन पर शूट करती है, जिससे योरा जख्मी हो गया। ओलेग गन लेकर ईट पर पॉइंट करता है, अभी तो उन्हें कंफ्यूज करने के लिए। इस बार ओलेग के पिता का रूप ले लेता है, मगर रिचर्ड इस बार उसका चाल समझ चुका था। वो असली ईट को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिससे दोनों की मौत हो गई। और अब जिंदा बचे इंसानों में सिर्फ ओलेग, योरा, जेनिफर और एलियाना ही बचे थे। तब वो एक एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो अर्थ पर लैंड करता है। वहीं पर एक डिवाइस पड़ा था जो असल में राका था। उसे लेकर वो चारों उस अंतरिक्ष यान में जाते हैं। अंदर सब शांत था। उन्हें बहुत सारे स्लीपिंग पॉड्स नजर आते हैं जो कि उस रिमोट से एक्टिवेट होने थे, मगर थोड़ी ही देर में वो यंत्र के बगैर जागने वाले थे। ये लोग पॉड्स पर फायर करने लगे, मगर इनके पास इतना समय नहीं था और गोलियां भी नहीं थी। इसलिए ये फैसला करते हैं कि वो चेम्बर्स के ऑक्सीजन को ही काट देंगे। ऐसा करने से चेम्बर्स में मौजूद सभी एलियंस मारे जाते हैं। आखिर में जब वो बच्चों के कैप्सूल के पास जाते हैं तो वो उन्हें नहीं मार पाते हैं और फिर सैकड़ों की तादाद में एलियन बच्चे कैप्सूल से बाहर आते हैं, जिनके आगे ये लोग अपने हथियार फेंक देते हैं क्योंकि वो मासूम क्रिएचर्स को मारना नहीं चाहते थे। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।